नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, शाम तक घोषित हो सकता है एचटेट का रिजल्ट। बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको, आज एचटेट का रिजल्ट घोषित हो सकता है। बता दें 3 जनवरी को एचटेट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद अब रिजल्ट घोषित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिजल्ट को आज अंतिम रूप दिया गया है और अब शाम तक ये रिजल्ट घोषित हो सकता है। परीक्षार्थी जो थे, विद्यार्थी जो थे, उनमें काफी खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं उनमें बेसब्री भी है कि क्या उनका रिजल्ट रहने वाला है। बड़ी और अहम खबर सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं आपको, शाम तक एचटेट का रिजल्ट घोषित हो सकता है। 3 जनवरी को एचटेट की परीक्षा हुई थी। वहीं किसानों के साथ सरकार की 11वें राउंड की बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही है। दरअसल केंद्र ने बुधवार को किसान नेताओं को 2 प्रपोजल दिए। केंद्र ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे और वो इस संबंध में एक हल्फनामा कोर्ट में पेश करने को तैयार है। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी जो राय देगी उसके बाद एमएसपी और कानूनों पर फैसला लिया जाएगा। हालांकि किसान नेता कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं और किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक अब 22 जनवरी को होगी और किसान इसी बैठक में प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली भी अवश्य ही होगी। वहीं किसानों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उनकी कोशिश थी कि इस बैठक में कोई ना कोई फैसला हो जाए। किसान यूनियन कानून वापसी की मांग पर रहे थे और सरकार खुले मन से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1 से 1.5 साल तक भी कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दौरान किसान यूनियन और सरकार बात करें और समाधान ढूंढे। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि हम चर्चा करके 22 जनवरी को इस प्रस्ताव का जवाब देंगे। यूनियन को यह प्रस्ताव दिया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं वो समाधिस्थ हो सके और सरकार खुले मन से इन विषयों पर विचार करने के लिए तैयार है। यह विश्वास आपके मन में जाग पाए। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसानों के बीच पहुंचे। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के बीच दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे किसानों से बातचीत के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार इस समय अपने घमंड और अहंकार में चूर है और किसान अपनी खेती बचाने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। बावजूद इसके सरकार किसानों की मांग पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसान का बेटा होने के नाते कृषि कानूनों को रद्द करवाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई इसको माओवादी बताए, कोई खालिस्तानी बताए, कोई आतंकवादी बताए, अलगाववादी बताए, तो केवल किसान का अपमान करने के अलावा कोई और वो कोई काम नहीं कर रहा है। केवल किसान के अपमान करने की भाषा है और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ अपने आंखों पे से पट्टी खोलने का काम करें। सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, किसान बेटे के नाते, किसान के बेटे होने के नाते, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हों, मगर शांतिपूर्ण संघर्ष और अनुशासन, अहिंसा और अनुशासन सर्वोपरि इसके दायरे को में जो है रह के, तो उससे ताकत का कोई भी आंदोलन अगर शांति के रास्ते से थोड़ा भटकता है तो उसमें वो कमजोर होता है और अगर शांति के रास्ते पे चलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये आंदोलन जो है कोई किसान को नजरअंदाज उसके बाद नहीं कर सकता। सीरियसली लेता नहीं है उनको, जो है वो थोड़ा सा मजाक किस्म के और थोड़ा सा लाइटली लिए जाने वाले बयान देते हैं। अंबाला के सेंट्रल जेल का विवादों से नाता अब और गहराता जा रहा है। दरअसल
अंग्रेजों के जमाने के जिस जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस जेल में नशा और मोबाइल फोन बड़ी ही आसानी से पहुंच रही हैं। अंबाला के सेंट्रल जेल में जनवरी के महीने में ही दर्जन भर मोबाइल और नशा बरामद हो चुका है। वहीं कई बंदी भी इस जेल प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, जेल में बंद एक बंदी इसी महीने अपने बाजू पर जेल अधिकारी का नाम लिखकर आत्महत्या भी कर चुका है। अब ऐसे में देर रात एक बार फिर से अंबाला की सेंट्रल जेल सुर्खियों में आ गई है, जहां जेल प्रशासन ने देर रात जेल में 6 मोबाइल और 1 सिम बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज भी कर लिया है। वो तलाशी ली गई, उसमें 6 नए मोबाइल अलग अलग, एक जिनमें टच का है, बाकी सैमसंग के हैं, कचोडा कंपनी का है, एक छोटा चाइनीज फोन है। ये कुल 6 फोन जो बिल्कुल नए लगते हैं और 1 सिम बरामद हुआ है। तो जिस पर डीएसपी श्री विवेक सांगवान डीएसपी जेल ने ये रिपोर्ट बनाकर दी, जिस पर थाना बलदेव नगर अम्बाला शहर में मुकदमा नंबर 22 अंडर सेक्शन 42A प्रिजन एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। वहीं 26 जनवरी से पहले नारनौल सीआईडी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बांग्लादेशी एक ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 10 पुरुष, 5 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं। मामले में सीआईडी अधिकारी विश्वजीत ने बताया कि 26 जनवरी के चलते सर्च अभियान के तहत शक होने के और भारतीय नागरिक होने का कोई भी दस्तावेज न दिखा पाने के कारण इन लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही ये लोग लगातार ढाका में कॉल भी कर रहे थे, जिससे ये पकड़ में आए हैं। इन्हें अब वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। वहीं सदर थाना प्रभारी सत्यनारायण ने कहा कि इन सब के खिलाफ विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है। जांच के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मामला यह है कि 26 जनवरी के मद्देनजर सीआईडी चीफ की तरफ से हमें आदेश है कि जो भी संदिग्ध विदेशी नागरिक, चाहे रोहिंग्याज हैं, चाहे बांग्लादेशी हैं या कोई और संदिग्ध हैं, जो भट्टों पर या कहीं होटल पर, धर्मशाला में जहाँ भी रुके हुए हैं, उनका सर्च अभियान चलाएं। उसी के तहत ये अभियान चलाया हुआ था। इस अभियान के दौरान गांव गुआणी में जब हम आर के भट्टा पर गए तो वहाँ पर एक व्यक्ति मिला जो अपना पता सही नहीं बता सका, और जब उससे वो पहचान मांगी तो उसके पास हिंदुस्तान की कोई पहचान नहीं थी। बाद में उसने स्वीकार किया कि मैं तो पश्चिम बंगाल का हूँ, लेकिन फिर उस पर दबाव दे के पूछा गया तो पश्चिम बंगाल का भी कोई कागज़ नहीं दिखा उसका। बाद में उसका जब मोबाइल देखा तो मोबाइल में उसकी कॉल ढाका में 088 कोड से की हुई काफ़ी मिली, तो जिसके आधार पर हमें संदेह हुआ और उससे पूछताछ की तो उसने अपना पता बताया। सूचना मिली थी कि पहलवान भट्टा नूनी में कुछ मतलब प्रवासी मजदूर हैं जिनके बांग्लादेशी होने का शक है। जाके वहाँ पे छापेमारी की, उन लोगों को इकट्ठा करके पूछताछ की गई तो पता लगा कि वे 27 व्यक्ति हैं जो बांग्लादेशी थे और काफ़ी समय से मतलब इन भट्टों पे काम कर रहे थे, जिनमें कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। आगामी कार्रवाई क्या की जा रही है पुलिस प्रशासन? कल इनके खिलाफ फॉरेनर एक्ट में एफआईआर लॉन्च कर दी गई थी। वहीं खनन और भूविज्ञान विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब केवल उन्हीं वाहनों को खनिज ढोने की अनुमति मिलेगी जो विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाएंगे। बिना पंजीकरण करवाए कोई वाहन अगर खनिज को ढोने का काम करता है तो उसे खनिज के अवैध परिवहन में संलिप्त मानकर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसे वाहनों का ई रवाना जारी नहीं होगा। पंजीकरण 1 फरवरी तक जरूरी करवाना है। खनन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि खान और भू विज्ञान विभाग द्वारा विभाग के सुधार प्रक्रिया के तहत खनिज परिवहन के लिए प्रयोग होने वाले वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इसमें चाहे कच्चा माल हो या संशोधित माल हो, ये सभी पर लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए ट्रांसपोर्टर विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी सरल केंद्र अथवा सीएससी केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के लिए 1 फरवरी तक की तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद बिना पंजीकरण के वाहनों को किसी भी खान, स्टोर क्रशर और खनन डीलर से ई रवाना जारी नहीं किया जाएगा। हमारे डिपार्टमेंट के पोर्टल पर, सरल केंद्र पर या सीएससी केंद्र पर जाकर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2021 तक होंगे और 1 फरवरी 2021 के बाद जो वाहन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे
उनका माल ढोना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके ई रवाना ना तो खान से कटेंगे, ना ही कोई क्रशर उसका ई रवाना काट सकेगा, और ना ही मिनरल डीलर लाइसेंस होल्डर उनके रवाना या ट्रांजिट पास जारी कर पाए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।